चलिए ठीक है बच्चों, देखिए हम पढ़ रहे थे रिलेशन। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़े थे रिलेशन का, सिर्फ एक डिफाइन पढ़े थे रिलेशन होता क्या है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो प्रूफ था वगैरह, एक दो प्रूफ, ज़्यादा नहीं, एक दो प्रूफ करवाया था उसका। ठीक है ना, तो बेसिकली हमारा मेन इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है ना, रिलेशन में हमें बहुत सारा नंबर करना है, क्योंकि एग्जाम में रिलेशन और फंक्शन से क्वेश्चन आएगा। मार्क वाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, पर कंसेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए रिलेशन और फंक्शन थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। रिलेशन क्या है, रिलेशन समझेंगे तो फंक्शन समझ में आएगा, और फंक्शन समझ में आएगा तो उसके बाद सारा चैप्टर होगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, सारा फंक्शन में ही है। ठीक है, तो देखिए मैं रिलेशन समझाया था। रिलेशन क्या था बच्चों, याद है किसी को रिलेशन क्या था, बताया था मैं रिलेशन क्या होता है। वे बोले कि रिलेशन क्या होता है। सर हम्म, सर अगर ए और बी एक तो सेट, दो तो सेट है, देन ए कार्टेशियन बी का एक तो सबसेट होता है रिलेशन। एक मिनट, बाकी कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग। चलिए, तो मैं बता रहा था बच्चों कि रिलेशन क्या था। रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता था। ठीक है ना, अगर हमारे पास दो सेट होता था ए और बी, तो ए और बी अगर दो सेट होता था तो दोनों सेट का हम कार्टेशियन निकालते थे, और कार्टेशियन का जो भी सबसेट होगा उसे हम रिलेशन कह सकते थे। रिलेशन कहने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बच्चों, दो इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे, डोमेन और रेंज। ठीक है ना, तो डिफाइन के हिसाब से अलग और समझने के हिसाब से अलग है। मैं आपको पहले डिफाइन समझाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि क्या है डोमेन एंड रेंज। आप लोग अच्छे से देखिए बच्चों, डोमेन लिखे, डोमेन पहले समझ लीजिए, फिर मैं आपको लिखा देता हूँ डिफाइन हुआ डोमेन एंड रेंज। देवांश, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा क्लियर भाई, क्या बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। जय माता दी। सर 1 मिनट रुकिए सर। अरे यहीं पे रुका मैं, आओ आराम से। माँ। सर हाँ, सर अभी जो समझा थोड़ा और एक बार समझा देंगे नहीं क्या? कुछ नहीं समझा सर, बस वो प्रीवियस वाला मैं रिलेशन का डिफाइन बता रहा था कि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। ओके सर। सर ये क्या लिखे हैं सर? क्या लिखे हैं ये वाला? डोमेन और रेंज लिखा हूँ, डोमेन DOMAIN, डोमेन, और दूसरा लिखा हूँ रेंज। ठीक है, समझाने के लिए बच्चों क्या है, फंक्शन में जो वैल्यू आप पुट करते हैं, हाँ, द वैल्यू, मेरा इंग्लिश थोड़ा अच्छा नहीं, समझ लीजिएगा, दैट वी पुट इन फंक्शन। फंक्शन में जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं उससे हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, समझने के लिए बच्चों, डिफाइन इसका अलग है, डिफाइन में लिखा हुआ, पर ये आप चीज हमेशा याद रखिए, डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों, वो वैल्यू जो हम किसी फंक्शन में पुट करते हैं। सपोज मेरा फंक्शन है बच्चों x² + 1, ये एक मेरा फंक्शन, ये फंक्शन है। सपोज फंक्शन क्या है मैं पढ़े नहीं, पर एक सपोज एक फंक्शन है x² + 1, एक हमारा एक फंक्शन। तो डोमेन का मतलब मैं क्या बताया था बच्चों, डोमेन का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जो हम पुट करते हैं किसी भी एक फंक्शन में। मान लो अब तुमको बोला गया, जैसे वो क्लास 9 में नहीं करते थे बच्चों, पी ऑफ एक्स दिया रहता था और आप पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 निकालते थे, याद है बच्चों क्लास 9 का? यस सर, यस सर। यस नाइन सर। नाइन नाइन का पढ़े आपको याद होगा, पी ऑफ 1 पी ऑफ 2 पी ऑफ 3 ऐसे निकालते थे ना वहाँ चैप्टर 2 में। मान लीजिए आप एफ ऑफ 1 यस निकाल सर। रहे हैं, एफ ऑफ 1 मतलब आप एक्स के जगह पे 1 पुट कर रहे हैं बच्चों, तो 1 पुट किए तो हो गया 1² + 1, कितना वैल्यू आया, 2 मिला। तो आप कौन सा वैल्यू पुट कर रहे हैं बच्चों, फंक्शन में कौन सा वैल्यू पुट किए, सर 1। 1। 1। तो जो वन। वैल्यू पुट किया, द वैल्यू दैट वी पुट इन फंक्शन इज नोन एज डोमेन। तो आप बोल सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन क्या है भाई, 1 है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है, 1 है। और रेंज क्या होता है, वो वैल्यू जो हमें मिलता है, द वैल्यूज दैट वी गेट,
वहाँ इसमें आप इंग्लिश का नहीं सोचिएगा, टेंस प्रेजेंस क्या क्या जो भी वर्ब होता है वो सब मत देखिएगा। वहाँ ये मेरा इंग्लिश से टूटा मोटा वाला समझिए बात को कि जो वैल्यू आप पुट करते हैं बच्चों, जो वैल्यू आप फंक्शन में डालते हैं, जो वैल्यू आप फंक्शन में डालते हैं उसे आप कहते हैं डोमेन। जो वैल्यू आपको मिलता है फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद उसे आप रेंज कहते हैं। तो इसका रेंज क्या हो गया बच्चों बताइए। तो इस फंक्शन के लिए रेंज क्या बोल सकते हैं आप? 2 बोल सकते हैं। मेरा बात समझिए कि डोमेन क्या है, और एक बार सुन लेते हैं। डोमेन क्या है बच्चों? डोमेन वो वैल्यू जो हम किसी एक फंक्शन में पुट किए, रेंज क्या है? वो वैल्यू जो हमें मिला। बात क्लियर बच्चों, बात क्लियर? यस सर। सबको समझ में आ गया डोमेन रेंज क्या है? यस सर। आ गया? यस सर। हाँ बोलो अध्यासा। यस सर। सर और एक बार बता दीजिए ना, ज्वाइन नहीं हो रहा था। ठीक है कोई बात नहीं। अध्यासा देखो, डोमेन मतलब क्या है? वो वैल्यूज जो आप पुट करते हैं फंक्शन में, ठीक है ना। रेंज मतलब वो वैल्यू जो आपको मिलता है। मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है f of x इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x। तुम x के जगह पे मान लो क्या पुट किए? 9 पुट किए, तो रूट ओवर ऑफ 9 कितना मिल गया? 3 मिला। x की जगह पे 25 पुट किए तो क्या मिला? रूट ओवर 25 कितना मिला? 5 मिला। तो अब मैं पूछूंगा कि बताओ तुम्हारा इस फंक्शन का डोमेन क्या था? तो तुम क्या बोलोगे? सर डोमेन था 9 और 25 था। क्यों 9 और 25 था? अरे ऐसा क्योंकि ये दो वैल्यू तुम पुट कर रहे थे। और रेंज मतलब क्या हो गया बच्चों? रेंज मतलब वो वैल्यू जो तुम्हें मिला था फंक्शन ने वैल्यू पुट करने के बाद, जो वैल्यू मिला था। क्या क्या वैल्यू मिला था तुमको? 3 और सर 3 और 5। ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज। अब क्लियर हुआ बात? चलिए, तो डिफाइन के हिसाब से देखिए, डिफाइन में कुछ नहीं बोलता है। डिफाइन क्या बोलता है कि मान लीजिए आपका एक रिलेशन है, जिस रिलेशन में आप लिख रहे हैं ए बी लिख रहे हैं, ठीक है ना, ए बी का फॉर्म में लिख रहे हैं such that AB belongs to A क्रॉस B, ठीक है ना। आपका दो सेट था बच्चों, ए और बी, दो नॉन एम्प्टी सेट्स था। उसका एक रिलेशन लिखे, रिलेशन में आप ए बी लिख रहे हैं, ए बी का पेयर फॉर्म में लिख रहे हैं, जहाँ पे ए बी जो है श्योर ए क्रॉस बी में है, तभी उसका रिलेशन है। आर इज ए रिलेशन, ठीक है, आर आपका एक रिलेशन है। तो बोलता है डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स। तो डोमेन क्या बोल रहे हैं? डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है ए सच दैट ए बी होगा कहाँ पे? आर में। और रेंज क्या होता है? सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स, सेकंड एलिमेंट्स क्या है? बी, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। अभी लिखिए फिर मैं आपको अच्छा समझाता हूँ। एक बार आप ये लिख लीजिए फिर मैं आपको समझाता हूँ अच्छा से। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस। चलिए अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल समझते हैं कि भाई ये तो थ्योरी गया, अब प्रैक्टिकली डोमेन और रेंज क्या होता है। ठीक है, डोमेन रेंज जो भी आपका फंक्शन में निकालने के लिए आता है, आपको एक फंक्शन दिया रहता है, डोमेन बोलेगा, रेंज बोलेगा, 4 मार्क का क्वेश्चन रहता है और बहुत ही हार्ड होता है, इजी नहीं होता है। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन, एक रिलेशन दिया बच्चों, क्वेश्चन लिख लीजिए एक एग्जाम्पल। क्वेश्चन जैसे दिया मैं पूरा लिख दे रहा ताकि पूरा क्लियर हो जाए। लेट आर बी ए रिलेशन, लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन on the set n of natural numbers defined by r equals to ab, r equals to ab such that a plus 3b equals to 12, where a belongs to capital N and b belongs to capital N. ये लिखा। हेलो हेलो, हाँ सिद्धांत बोलो भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, कब आओगे? ठीक है, जाओ आ जाओ। हाँ हाँ, दिस इज रिगार्डिंग, उसको कल एक स्क्रीनशॉट भेज देना।
हाँ ठीक है, बाय बाय। ठीक है, ए बी सच दैट ए प्लस 3b इक्वल्स टू 12, ए बिलोंग्स टू n एंड b बिलोंग्स टू n। तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया, ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? सेट का लिखने का कौन सा फॉर्म है, ये बताइए। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर। ये आपका फिर से देखिए सेट घुस गया, सेट के बिना आप रिलेशन फंक्शन नहीं लिख सकते, तो सेट आ गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। तो जब भी आप सोल्यूशन करेंगे बच्चों, सबसे पहला काम है कि आप जो रिलेशन जो भी आपका, उसको आप रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में मतलब जो एलिमेंट्स लिखते हैं डायरेक्ट। देखिए ध्यान से सोल्यूशन करता हूँ, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिए। a प्लस 3b का वैल्यू आपको दिया था 12, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से दिस इंप्लाइज a का वैल्यू लिख लेता हूँ, कितना है 12 माइनस 3b। चलेगा कि कोई गड़बड़ है? यहाँ तक सही लिखा हूँ मैं, देख लो सब कुछ ठीक लिखा हूँ, गलत लिखा हूँ? चलिए चलिए, अब देखिए a भी नेचुरल नंबर था, b भी नेचुरल नंबर था, दोनों नेचुरल नंबर ही होना चाहिए भाई। चलिए मैं वैल्यू अलग अलग पुट करते जाता हूँ, देखता हूँ व्हेन बी। ये आपको ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, लेकिन ये पहला समझा रहा हूँ मैं, इसलिए लिख रहा हूँ। मैं b का वैल्यू मान ले रहा हूँ, 1 इज अ नेचुरल नंबर, उससे कम कोई नेचुरल नंबर नहीं था, इसलिए b का वैल्यू मान लिया। तो a का वैल्यू हो गया 12 माइनस 3 इंटू 1, मतलब कितना हो गया 12 माइनस 3, मतलब a का वैल्यू आ गया 9। व्हेन b इक्वल्स टू 2 ले लिया बच्चों, तो a का वैल्यू कितना है 12 माइनस 3 इंटू 2, मतलब 12 माइनस 6, कितना हो गया 6। b का वैल्यू 3 ले लिया बच्चों, तो a का वैल्यू कितना हो गया 12 माइनस 3 इंटू 3, मतलब हो गया 3। एंड व्हेन b इक्वल्स टू 4 ले रहा हूँ बच्चों, तो a का वैल्यू कितना हो रहा है 12 माइनस 3 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 0। क्या ये सही है? 0 आने से सही है बच्चों? सही नहीं है, सही नहीं है सर, क्यों नहीं है? नेचुरल नंबर है। बस क्वेश्चन में बोला था a भाई नेचुरल नंबर होना चाहिए, और a का वैल्यू तो 0 आ गया, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो आप इसके नहीं लिख सकते, आप ये b इक्वल्स टू 4 नहीं ले सकते। तो अभी आपको बस 3 ही वैल्यू मिला, क्या बच्चों? कि देखिए बच्चों लिखना रिलेशन में कैसा है, a फिर b लिखना, पहले a लिखना कॉमा b लिखना है, ठीक है ना? तो हम रिलेशन लिख लेते हैं, पहला a का वैल्यू कितना था पहला बच्चों? 9। जब a का वैल्यू 9 था, तो b का वैल्यू कितना था 1 था। पहले a ना, जैसे रिलेशन बोला वैसे लिखना भाई, अपने मर्जी से नहीं लिखना है। रिलेशन में a कॉमा b बोला है तो आपको a कॉमा b लिखना है, अगर रिलेशन में b कॉमा a बोला है तो b कॉमा a लिखना है, जैसा बोला। सेकंड रिलेशन में a कॉमा b, a का वैल्यू कितना भाई 6, और b का वैल्यू कितना है 2। फिर नेक्स्ट a का वैल्यू कितना है 3, और b का वैल्यू कितना है 3। तो ये आपको रिलेशन मिल गया। देख लीजिए रिलेशन हमें सही मिला कि गलत मिला, देखिए तो एक बार, क्या मैं रिलेशन ठीक लिखा हूँ? सबको रिलेशन लिखना समझ में आ गया कि किसी को रिलेशन लिखना नहीं समझ में आया? बताइए पहले, सबको रिलेशन लिखना समझ में आ गया बच्चों? किसी को नहीं आया तो बताओ, किसी को नहीं आया तो बताओ, मैं समझाता हूँ फिर से। ये समझ में आया कि नहीं? देखिए तो सबको मन पर धरे, मतलब ठीक है समझ में आ रहा है। चलिए बच्चों, अब आपको बोला है कि डोमेन लिखो, रेंज लिखो। क्या लिखो? डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना? सपोज हम यार आवाज गया क्या हमारा फिर से? सर अभी आया सर आवाज, तब से नहीं आ रहा था। बीच में नेटवर्क चला गया था, इसलिए प्रॉब्लम है। ऑनलाइन का तो यही नाटक है, कभी नेटवर्क है कभी नेटवर्क नहीं है। यस सर। चलिए अच्छा, अब क्लियर दिख रहा है बच्चों? आपको दिख रहा है ना सबको? ठीक है, चलिए क्वेश्चन में बोला था आपको कि चलिए राजन समझ में आ रहा है? चलिए तो डोमेन और रेंज आपको लिखना है। तो डोमेन लिखते हैं बच्चों, डोमेन मतलब मैं क्या बोला था, डोमेन होता है आपका फर्स्ट एलिमेंट, जो भी सारा फर्स्ट एलिमेंट है बच्चों, जो भी सारा फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका क्या है डोमेन। डोमेन मतलब क्या? ठीक है, तो डोमेन का वैल्यू लिख देते हैं हम फटाफट। डोमेन आपको कितना मिल गया 9,
6 3 और रेंज क्या हो गया बच्चों? सेकेंड एलिमेंट क्या हो गया? 1 2 देख लीजिए एक बार। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन में आपको वो लॉजिक नहीं लग रहा है कि जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो वैल्यू मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों वैल्यू मिल रहा है। ठीक है ना, अब अगर हम एक्चुअली सॉल्व करने टाइम बी का वैल्यू पुट किए, अगर आप ए का वैल्यू पुट करने से आपको ये वैल्यू मिलता है, तो इसमें इशू नहीं है। बस देख लीजिए, बस समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? डोमेन रेंज समझ में आ गया कैसे? फिर आवाज अटक गया क्या मेरा? हेलो, नहीं सर, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है ठीक है, आ रहा है, आ रहा है। हाँ चलिए, तो देख लीजिए डोमेन रेंज क्लियर समझ में आ गया? कहीं डाउट है? नो सर। चलिए और फिर सेम करते हैं, डोमेन रेंज करते हैं। ठीक है, ताकि डोमेन रेंज थोड़ा क्लियर हो हमारा। हालांकि फंक्शन चैप्टर में खाली डोमेन रेंज ही करेंगे हम, उस चैप्टर में खाली डोमेन रेंज भरा पड़ा और कुछ नहीं। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत है, तो इसे डोमेन रेंज कर लेते हैं इक्वल टू नंबर। चलिए मैं बस रिलेशन लिख दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब आप फटाफट निकाल लीजिए बच्चों डोमेन रेंज क्या होगा इसका। तो जैसे क्वेश्चन दिया आपको, क्या आर है, आर में क्या है? एक्स वाई है, सच दैट वाई का जो वैल्यू वो एक्स प्लस 5 है एंड एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4 है। एंड एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ट्राई कीजिए बच्चों, ट्राई कीजिए, इसका गुड रिलेशन लिखिए और डोमेन रेंज निकालिए, जिसका आ गया बताइए मुझे। कर रहे हैं ना? यस सर, कर। यस सर। सर हो गया। चलिए सर, हो गया। बढ़िया बढ़िया। तो देखिए बच्चों, बोला था एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से कम वाला नेचुरल नंबर आपको डालना है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। फंक्शन दिया था y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स की जगह पे x इक्वल्स टू 1 पुट किया तो हो गया 1 प्लस 5, तो कितना हो गया 6। x का वैल्यू कितना पुट किया? 2 पुट किया तो y का वैल्यू हो गया 2 प्लस 5, मतलब कितना हो गया 7। x की जगह पे 3 पुट किया तो हो गया y का वैल्यू 3 प्लस 5, मतलब कितना हो गया 8। और x की जगह पे 4 पुट किया तो y का वैल्यू हो गया 4 प्लस 5, मतलब हो गया 9। इसके सर लेस देन 4 बोला है, जो देन 4 बोला है x। लेस देन 4 बोला है। तो लेस देन 4 बोला है। बोला है तो 4 नहीं पुट कर सकता सर, तो यहाँ तक 1 2 3 तक पुट कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो रिलेशन आपको वैल्यू मिला, क्या आपको लिखना है पहले x, y। x, y मतलब क्या हो गया 1, 6 देन 2, 7 देन 3, 8, क्या आपका हो गया रिलेशन। ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो डोमेन आपको क्या क्या मिला बच्चों? पहला एलिमेंट डोमेन में हो गया 1 2 1 2 3 3, और रेंज में आ गया सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या था? 6 7 8। चलिए, तो डोमेन रेंज नहीं था इसमें कुछ नहीं। हाँ, इससे ज़्यादा आ सकता है क्या बच्चों कि आपको रिप्रेजेंट करना है किसमें? एरो डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करना है। ये अगर मान कि मैक्स 2 मार्क्स क्वेश्चन में अगर आ गया तो उससे ज़्यादा कभी आएगा नहीं, 100% ही आएगा नहीं। अगर आ भी गया इस तरह वो क्वेश्चन, रिलेशन का क्वेश्चन, तो 2 मार्क में आ जाता है, जहाँ पे आपको डोमेन लिखना रहता है और इसका एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना रहता है। तो एरो डायग्राम तो हम सीखे हैं बच्चों कैसे करना है। एरो बना एक 2 सेट बना लीजिए बच्चों। ये ओवल सेट में बनता है, मैं बना रहा हूँ तो ठीक से बन नहीं रहा, आप समझ गए होंगे कैसे बनता है।
हाँ ये थोड़ा बहुत चलेगा। चलिए इसको सेट हम क्या लेते हैं, ए भी लेते हैं, आपको दिया नहीं था तो सेट ए भी लेते हैं। वाह, इसमें अपने को 5 तक चाहिए तो 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर ही बोला था, तो ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपका मर्जी जहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक लिखना लिख ले। यहाँ पर जब रिलेशन लिखते हैं तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, और ये भी नेचुरल नंबर ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा करके लिखते हैं। तो एरो डायग्राम मतलब देखना, 1 का रिलेशन किसके साथ है बच्चों, 6 के साथ, तो 1 का रिलेशन हो जाएगा 6 के साथ। 2 का रिलेशन किसके साथ है बच्चों, 7 के साथ, 7 तो 2 का हो गया 7 के साथ, और 3 का रिलेशन है 8 के साथ, 3 का रिलेशन है 8 के साथ। अच्छा, ऐसे जो लिखे ना बच्चों 1,6, यहाँ पे कभी कभी 1 और 6 दिखा देता है, 2 रिलेशन 7 या 3 रिलेशन 8, तो आपको समझ आना है 1 रिलेशन 6 मतलब ऐसे लिखा है 1,6। ठीक है, दोनों बात सेम, ये दोनों में फर्क नहीं है। बात समझ में आ गया बच्चों? हेलो, यस सर। बाकी बाकी को कुछ भी आएगा नहीं, थोड़ा बहुत देखिए। रिलेशन में कुछ है नहीं ज़्यादा, हमको टाइम नहीं लगेगा, रिलेशन में कुछ नहीं, जो है हमारा फंक्शन है, फंक्शंस में आपको टाइम लगेगा समझने में। तो आप रिलेशन देखिए फटाफट खत्म किया नहीं, आधा क्लास एक उसका आधा 10 मिनट, ये 10 मिनट रिलेशन खत्म। ठीक है, तो रिलेशन मेरे हिसाब से अभी आ गया, जितना था रिलेशन में हम कवर कर लिए। रिलेशन क्या है समझ गए, रिलेशन का डोमिनेंस देख लिए, समझ लिए, रिलेशन कैसे बनाते हैं वो भी देख लिए, सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं ये जान लिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फंक्शन। हेडिंग दे दीजिए, आपने चिड़िया कितना आवाज़ करे, फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस देखिए बच्चों, चलिए लिख लीजिए बच्चों, फंक्शन लिखिए। Let A and B be two non-empty sets. Let A and B be two non-empty sets. Non-empty मतलब कुछ एलिमेंट उसमें होगा, empty sets. Then a relation F लिखा from A to B, that is a subset of A cross B is called a function. Is called a function from A to B. यहाँ पे थोड़ा देखिए बच्चों, थोड़ा सा देख लीजिए, आई डबल एफ लिखा रहेगा। वाह, आई डबल एफ का पढ़ेंगे आप इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, सुन रहे बच्चों, आई डबल एफ को आप पढ़ेंगे क्या, इफ एंड ओनली इफ। और कहीं पर अगर ऐसा सिंबल दिया बच्चों, ही लिख के ऐसे काट दिया, ही लिख के काट दिया, तो लिखेंगे पढ़ेंगे आप फॉर ऑल। ठीक है, ये दो सिंबल याद रखिए, आई डबल एफ का पढ़ेंगे इफ एंड ओनली इफ, ही लिख के काट दिया तो आप पढ़ेंगे फॉर ऑल। ठीक है, सो इफ एंड इफ ओनली इफ। देखिए आप एक रिलेशन को फंक्शन कह सकते हैं कब, जब इतना लिखिए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, ऑल एलिमेंट्स of set A are associated to elements in set B. Second, an element of A is associated
to a unique element in set. देख लीजिए बच्चे को पढ़िए. Let A and B be two non-empty sets in relation F from A to B. क्या बिंदु नेट चला गया था क्या? Let A and B be two non-empty sets. Yes, sir. हाँ. In relation F from A to B that is a subset of A cross B is a function A from A to B if and only if all the elements of set A are associated to elements in set B. Second, an element of set A is associated to a unique element in set B. लिखिए बच्चों, फिर मैं समझा दे रहा हूँ. इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं, खाली लिख लीजिएगा, फिर मैं समझा दे रहा हूँ. चलिए आगे बढ़ो बच्चों, समझाओ. लिख लिया Yes, sir. लिख लिया सब. यस सर. चलिए Yes, sir. बढ़िया. तो मान लीजिए बच्चों आपके पास दो सेट है. आप देखिए, आप बताइए मुझको कि ये फंक्शन इसे कह पाएंगे कि रिलेशन है. ठीक है, दो रिलेशन है. पहले मैं सारा जो एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं पहले से बोला रिलेशन है. आपको चेक नहीं करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट इसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका कार्टेशियन का. सपोज सेट ए है और ये सेट बी है. ठीक है, मैं ये ठीक से बना नहीं रहा हूँ, समझिए. 1 2 3 4 देन 1 4 9 16 25. ठीक है. सपोज 1 जो है रिलेशन है 1 के साथ, 2 रिलेशन है 4 के साथ, 3 रिलेशन है 9 के साथ. ठीक है, शिवानी चली गई. बताइए बच्चों, क्या ये रिलेशन है, हाँ या ना? क्या ये रिलेशन है बच्चों? थोड़ा देखिए और डिस्कस करते हैं. ठीक है, पढ़ते नहीं, डिस्कस करते हैं. बताइए क्या ये रिलेशन है? अभिषा, क्या लग रहा है, रिलेशन है ये? मेरा आवाज Yes. देवांश बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दीपन बोल रहा है. ठीक है, तो देखिए आप पहला नियम पढ़िए बच्चों. फर्स्ट जो इफ एंड ओनली इफ के बाद जो पहला बिट है, देखिए पहला बिट देखिए बच्चों. पहला बिट क्या बोला था हर्ष? कि एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, सॉरी एन बोल रहा हूं, all elements of set A are associated to elements in set B. पहला बात ये बोला है कि सेट A का सारा एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए B के साथ. क्या यहाँ पे सेट A का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन है बच्चों? A का सारा एलिमेंट का एसोसिएशन है? नहीं है हर्ष? यस. नहीं है. नहीं है. नहीं है. क्या नहीं है? देखिए यहाँ पे 4 का तो कोई इमेज ही नहीं है. ठीक है, इसको आप इमेज बोलते हैं बच्चों. सेट बी का जो एलिमेंट्स होता है इसे आप इमेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इमेज. ए का इमेज है यहाँ पे. ठीक है, तो 1 का इमेज 1 है. ठीक है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9 है. 4 का इमेज क्या है बच्चों? क्या 4 का कोई एक इमेज है? 16 नहीं होगा. नहीं, 16 कहाँ एरो दिया हूँ मैं? 16 तो लिखा है ना वहाँ पे, एरो कहाँ दिया हूँ? मैं तुमको बोला हूँ क्या खाली स्क्वायर? तुमको स्क्वायर, अच्छा स्क्वायर दिख जा रहा है इसलिए तुम लोग कंफ्यूज हो गए क्या? चलो स्क्वायर नहीं बच्चों. ठीक है, यस सर, इसीलिए नहीं उसको मतलब ये हो गया ए बी, ये सी, ये डी, ये. जब तक एरो नहीं दिया हो तो आपको कैसे समझेंगे? एरो दिया रहेगा ना. चलिए 1 का रिलेशन है, 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है. 4 का रिलेशन किसके साथ है बच्चों? किसी के साथ नहीं. 4 का रिलेशन किसी के साथ नहीं है. एरो दिया हुआ है क्या भाई? 4 के साथ एरो दिया हुआ है क्या किसी का?
ना। नहीं है, No, तो ये sir. इसे हम फंक्शन नहीं कह सकते बच्चों। इट इज नॉट ए फंक्शन। क्यों नहीं फंक्शन में समझ में? बिकॉज देयर इज नो इमेज फॉर 4। 4 के लिए कोई इमेज ही नहीं है आपका। ठीक है, आप 4 का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कोई फंक्शन का वैल्यू नहीं मिलेगा। तो देयर इज नो इमेज, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं किया। ऑल एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड, सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड होना चाहिए। यहाँ पे 4 कहाँ एसोसिएटेड है? समझ में आया कि नहीं भाई? फंक्शन क्यों नहीं हुआ? यस सर। यस सर। Yes, sir. ईसा समझाओ तो कैसे ये फंक्शन नहीं हुआ? ईसा चलो, ईसा का माइक खराब है। जैसा यस सर। बताओ ये फंक्शन क्यों नहीं हुआ? सर यहाँ पे जो सेट ए है उसका हमको पता है कि अगर उसको हम रिलेशनल फंक्शन में बोलते हैं तो उसका इमेज हमको सेट बी में मतलब एसोसिएट होना चाहिए उसका एलिमेंट्स। बट यहाँ पे 1 2 3 का तो है एलिमेंट्स एसोसिएटेड बी के साथ, बट 4 का नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं बोलेंगे। वेरी गुड। 4 का कोई इमेज नहीं है, 4 का कोई एसोसिएशन नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं कहला सकता। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना? ऐसे 1 का 16 ऐसे कुछ नहीं है। जब तक एरो नहीं दिया गया ना तब तक कुछ नहीं है। एरो जब तक दूंगा तभी आपको एज्यूम करना है। ठीक है, अब 16 लिखा है तो मतलब थोड़ी है, कोई एजम्पशन नहीं है। सपोज आपके पास और कोई रिलेशन है बच्चों, ये हो गया ए, ये बी। सपोज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फुल लिखा है। ये आप लोग ठीक से बनाइएगा, तो मेरे से बन नहीं रहा। ठीक से बनेगा। चलिए, 1 का ए के साथ है, 2 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है, 4 का डी के साथ। अब ये फंक्शन है हाँ या ना? हाँ सर। यस सर है। Yes, sir. है. देखिए समझिए बात को। अब ये रिलेशन में है, सॉरी, अब ये फंक्शन है बच्चों। Yes, sir. यस सर। हाँ चलिए, सर। फंक्शन है, क्यों है मैं पहले बता। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया कि ऑल द एलिमेंट्स आर एसोसिएटेड। चलिए सही बात है, सारे एलिमेंट्स के एसोसिएशन है। एक 1 का भी रिलेशन है, 2 का भी रिलेशन है, 3 का भी है, 4 का भी है। चलिए, सब एलिमेंट्स के एसोसिएशन। सेकंड पॉइंट ये बोला था, एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट इन ए सेट बी। एक का एक ही रिलेशन होना चाहिए बच्चों। समझ रहे हैं ना? बात समझ रहे हैं? मेरा दोस्ती, अगर मान लीजिए मेरा दोस्ती सपोज किसके साथ है? देवांश के साथ। मैं बेस्ट फ्रेंड देवांश को मान लिया कि मेरा बेस्ट फ्रेंड देवांश है, तो मेरा एसोसिएशन देवांश के साथ ही होगा। सब अपना बेस्ट फ्रेंड देवांश को मान लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझिए बात को। मैं बोला, राहुल बोला कि भाई मेरा बेस्ट फ्रेंड देवांश है, ठीक है। दीपन बोला मेरा बेस्ट फ्रेंड देवांश है, ठीक है। जो भी है एक्स वाई जेड जो भी है, सब आके बोले कि मेरा बेस्ट फ्रेंड देवांश है, चलेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड देवांश भी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड दीपन भी है, मेरा देवांश क्या बोलते हैं स्वागत है, मेरा बेस्ट फ्रेंड शिवानी है, सब मेरा बेस्ट फ्रेंड में बोल दिया, तब मैं फंक्शन नहीं कहलाऊंगा। समझ रहे बात बच्चों? फंक्शन कहलाने के लिए क्या है? एक एन एलिमेंट ऑफ सेट इज एसोसिएटेड टू बी यूनिक एलिमेंट का मतलब समझ रहे? इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्या बोल रहा है कि एक का एक इमेज होना चाहिए। सबका एक इमेज होगा चलेगा, कोई इशू नहीं, लेकिन एक का एक इमेज होना चाहिए। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। ये तो फंक्शन हो गया, बात क्लियर। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल बच्चों। देखिए मान लीजिए यहाँ पे आ गया, हम लिख रहे हैं सेट ए, यहाँ पे लिख दिया सेट बी। सपोज सेट ए सेट बी, यहाँ पे लिखा मैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे लिख दिया 1 4 9 16 25, ठीक है। अब 1 का 1 के साथ एसोसिएशन, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का भी 9 के साथ है, 5 का भी 9 के साथ। अब बच्चों बताइए फंक्शन है हाँ या ना? नो सर, नहीं है. नहीं है। अरे कुछ नहीं समझे यार, वही तो मैं समझा रहा था तुमको। है सर है। ये फंक्शन है। मैं तुमको वही बेस्ट फ्रेंड का एग्जांपल दे रहा था। हम सब मिलकर बोले कि हमारा बेस्ट फ्रेंड देवांश है। देवांश का क्या गलती है? देवांश है बेस्ट फ्रेंड। 1 का एसोसिएशन 1 के साथ है, कोई इशू नहीं। 1 का अपना यूनिक इमेज है 1। मैं अगर तुमको पूछूंगा, मान लो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम आंसर दे पाओगे कि नहीं बताओ? 1 का इमेज क्या है, तुम क्या बोलोगे? 1 का इमेज क्या है, जल्दी बोलो। 1 है। 2 का इमेज, 2 का इमेज क्या है? 4 3 का इमेज क्या है? 9 4 का इमेज क्या है?
9 9 5 का इमेज क्या है? 9 हाँ तो तुम सब तो आंसर दे पा रहे हो, ये तो फंक्शन है, सबका यूनिक इमेज यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएशन है। 3 का भी यूनिक इमेज है, 4 का भी यूनिक इमेज है। 2 इमेज है क्या? 2 इमेज नहीं होना चाहिए बच्चों, मैं वो बोल रहा हूँ, आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। इट इज फंक्शन, ये फंक्शन है, कोई इशू नहीं। मान लीजिए सेट ए और सेट बी लिख दिया मैं, ठीक है ना, सेट ए और सेट बी 1 2 3 4 5 1 4 9 16 25, ठीक है। 1 का इमेज 1, चलिए 2 का इमेज 4, 2 का इमेज 9, 3 का इमेज 16, 4 का इमेज 25, 5 का इमेज 25। अब बताइए फंक्शन होगा कि नहीं बच्चों? इसका आंसर अभी नहीं नहीं, होगा। इसका आंसर अब नहीं दे नहीं होगा। पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे आंसर? मैं अगर आपसे पूछूंगा 1 का इमेज क्या है, आप लोग बोल देंगे सर 1 है, चलो कोई इशू नहीं। अब मैं बोलूंगा 2 का इमेज क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? 2 का इमेज क्या है? 4 4 and 9 क्यों भाई? 4 9 भी है। 9 भी हो सकता है ना, तो ये गड़बड़ हो गया ना। तो एक का 2 इमेज कैसे होगा? तुम्हारा शरीर का 2 इमेज कभी आ सकता है क्या? इमेज 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 नहीं। हाँ, हमारा कभी 2 इमेज नहीं आ सकता है ना। तो इस तरह ये 2 का 2 इमेज कैसे हो सकता है? 2 का भी 2 इमेज नहीं हो सकता। हमारा फंक्शन यही बोल रहा है, फंक्शन बोल रहा है कि एक एलिमेंट जो है सेट ए का, वो यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड हो। यूनिक एलिमेंट का मतलब ये नहीं है कि सबका अलग अलग हो, सबका अलग अलग नहीं बोल रहा है, बोला सबका एक हो चलेगा, लेकिन एक ही के साथ एसोसिएशन, ठीक है ना। जैसा यहाँ पे हमारा हम एग्जांपल लिए थे, ये 3 4 5 सबका इमेज 9 था, कोई इशू नहीं। 3 4 5 का इमेज 9 था, कोई इशू नहीं भाई, सबका अपना अपना अलग अलग इमेज है। 3 का एसोसिएशन 9 के साथ है, 4 का एसोसिएशन 9 के साथ है, 5 का एसोसिएशन 9 के साथ है। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, 1 का एसोसिएशन 1 के साथ, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 के साथ 4 लिखूंगा कि 9 लिखूंगा? नहीं लिख पाऊंगा ना। तो इट इज नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। बात क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? बताइए किसको आप फंक्शन कह सकते हैं, Yes, किसको sir. फंक्शन नहीं कह सकते। इतना चीज क्लियर बात की, तब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। पहले यही दिमाग में बिठा लीजिए कि किसको फंक्शन बोल पाएंगे। पहला बात तो ये बच्चों ध्यान भी दीजिएगा कि हर एलिमेंट का अपना एक इमेज होना चाहिए। पहला बात ये है, हर एलिमेंट का अपना एक इमेज होना चाहिए। अगर इमेज नहीं है तो आप उसे फंक्शन नहीं कह सकते। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल दिया था, ठीक है ना, यहाँ पे जो पहला एग्जांपल दिया था, यहाँ पे कोई 4 का कोई इमेज ही नहीं था। 4 का इमेज था क्या बच्चों? 4 का कोई इमेज नहीं था, तो 4 का इमेज नहीं था तो आप इसे फंक्शन नहीं कह सके। अब बोल दिए सर इसमें फंक्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि 4 का कोई एसोसिएशन नहीं है। चलिए सही बोले। यहाँ पे मैं बोला ये फंक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? आप बोले हाँ सर पूरा हो सकता है, सबका अपना अपना इमेज है। 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, 3 का इमेज है, 4 का इमेज है। यहाँ पे एक्स्ट्रा उससे हमको कोई मतलब नहीं। सेट बी में एक्स्ट्रा उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेट ए में सारा का होना चाहिए। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, सेट ए में सारा के साथ होना चाहिए, बी का एक्स्ट्रा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता हमें। अब जो थर्ड एग्जांपल दिया मैं, थर्ड एग्जांपल में भी बोला कि भाई सबका अपना अपना इमेज है। 1 का अपना इमेज है, 2 का अपना इमेज है, 3 का अपना इमेज है। कोई किसी के साथ एक के साथ 2 के साथ नहीं रखा इमेज, 2 को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया, सब अपना अपना एक एक बेस्ट फ्रेंड रखे, है ना, सब अपना एक ही बेस्ट फ्रेंड रखे भाई। हाँ चलो, हो सकता है देवांश बहुत अच्छा है तो सबका एक ही बेस्ट फ्रेंड बन गया, लेकिन सब अपना अपना एक एक बेस्ट फ्रेंड रखे हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे मैं बात किया तो यहाँ पे 2 धोखा दे रहा है, 2 का जो धोखेबाजी कर रहा है। क्यों? 2 बोला 4 भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और 9 भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपका एक ही बेस्ट फ्रेंड हो सकता है ना, तो नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट ए फंक्शन। अब क्लियर बताइए, इससे और क्या बताऊं, और एग्जांपल दूं क्या? सबको क्लियर हुआ? सबका क्लियर हो गया बच्चों? देखिए कैसे क्लियर हो करना गया। है, अभी भी डाउट है तो पूछिए। यस सर। सर हो गया क्लियर। हो गया? चलिए चलिए, अब सब मेरे को लग रहा है, एज्यूम मैं करता हूँ कि चलिए ठीक है, अब आपका हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चों वही, अब यहाँ पे मेन रूल आता है डोमेन और रेंज का। अब जैसे रिलेशन में था बच्चों डोमेन और रेंज, और यहाँ पे भी डोमेन रेंज में कुछ जमीन आसमान का फर्क नहीं, ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट 100% सेम। क्या सेम है भाई? जब हम पहला एलिमेंट्स बोलते थे उससे क्या बोलते थे बच्चों? पहला एलिमेंट्स को हम क्या लिखते थे? डोमेन। डोमेन। और सेकंड जो होता था वो हमारा क्या हो जाता था बच्चों? रेंज। अब आप देखिए थोड़ा सा बच्चों, जो डिफाइन हम पढ़े उस डिफाइन के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा जो चीज आपको गड़बड़ होगा तो उसको हम क्या कहेंगे। जैसे ये पहला एग्जांपल लिया था मैं, ये पहला एग्जांपल लिया था, इसको मैं और एक बार अच्छा से लिखता हूँ, नीचे थोड़ा कचरा हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अब यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 लिखा था शायद, और यहाँ पे दिया हूँ ABCDEF। 1 का बोला A के साथ है, 2 का बोला B के साथ है, 3 का बोला C के साथ है, 4 का बोला D के साथ हुआ। सेट A सेट B, ये था फंक्शन। यस इट इज ए फंक्शन, कोई इशू नहीं, फंक्शन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। फंक्शन है तो बच्चों की गलती दे दिया एग्जांपल, ये फंक्शन है तो सही है। यस सर। सही चलिए ये फंक्शन है बच्चों, ठीक है। तो अब हम जानते थे डोमेन। अच्छा, अगर आप इसे रिलेशन में लिखते बच्चों,
ठीक है, एक रिलेशन को ही फंक्शन कहते हैं ना, ऐसे आप रिलेशन में लिखते हैं, कार्टेशियन में सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं बताइए? 1, A 1, A 1, A 2, 2, B B 3, C 3, C 4, D ऐसे लिख सकते थे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बोला था बच्चों कि पहला एलिमेंट जो होता है वो डोमेन हो जाता है, तो आप लोग बोले सर डोमेन में यहाँ पे आपको मिल गया 1 2 3 4 मिल गया, सही है, तो मैं पहला सेट को डोमेन बोल सकता हूँ बच्चों, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। Yes, बात sir. क्लियर? अच्छा, बी सेट को मैं बताया था, बी सेट को क्या बोलते हैं बच्चों? इमेज। सेकंड वाला सेट को क्या बोलते हैं? इमेज ना। 1 का इमेज क्या है बच्चों? 1 का इमेज क्या है? ए। A है। समझो बात को, 1 का इमेज ए है और ए का प्री इमेज 1 है, तो इसे आप प्री इमेज भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? प्री इमेज। लिखते रहिए साथ में, हुआ ऐसे घाटते रहिए, आप लोग की कॉपी में घाटते रहिए बच्चों, क्योंकि छोटा छोटा टर्म से इसको डिफाइन वगैरह लिखा के टाइम वेस्ट होगा, छोटे छोटे टर्म आपको समझ में आना चाहिए। 1 का इमेज ए है तो ए का प्री इमेज 1 है, ठीक है ना, ये समझ में आ जाता है बच्चों? नहीं सर। Yes, sir. नहीं है? यस सर। अरे देखो, 1 का इमेज तो हम जानते थे, 1 का इमेज क्या है? ए है। यस सर। तो संकल्प ए किसका इमेज है? ए किसका इमेज है? सर 1 का। वाह, बस 1 को प्री इमेज बोले। इमेज किसका है भाई? प्री इमेज का इमेज होता है। यस। इमेज से पहले क्या है? इमेज से पहले ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट को प्री इमेज बोले, और क्या ऐसा कुछ होगा? हमें इंग्लिश है भाई, समझ लेना। ठीक है बच्चों, चलिए वो तो छोड़ी, वो तो अपना छोटा सा बात था। डोमेन और रेंज का बात करते हैं। तो डोमेन अगर मैं आपसे पूछा तो आप बोले सर डोमेन आप भी लिखाए थे, मैं यहाँ पे बताया था कि जो सारा पहला एलिमेंट होता है वो आपका डोमेन होता है, तो उससे आप बोले सर डोमेन 1 2 3 और 4 है, तो मैं देखा 1 2 3 4 मेरा सेट ए ही था, तो सेट ए को मैं डोमेन बोल दिया, कोई इशू नहीं। अब मैं आपसे पूछा कि भाई बताइए इस फंक्शन के लिए रेंज या इस रिलेशन के लिए रेंज क्या है, तो आप बोले सर रेंज तो वही है जो बगल में है, मतलब सेकंड एलिमेंट्स को ही रेंज कहते हैं, है ना? हाँ सर। सेकंड एलिमेंट्स को रेंज कहते हैं। तो आपको रेंज में क्या मिल गया बच्चों? ए बी सी डी मिल गया, हाँ या ना? रेंज में आपको क्या मिल गया? ए बी सी डी। चलिए, लेकिन बच्चों थोड़ा देखिए, सेट बी में ए बी सी डी तो था ही, लेकिन उसके साथ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी था, ई भी था बेचारा, एफ भी था, है ना? तो इसका तो कुछ नाम ही नहीं पड़ा, इसलिए इसको बोला जाता है कोडोमेन। क्या बोला जाता है बच्चों? कोडोमेन। सेकंड सेट को आप रेंज मत बोलिएगा, सेकंड सेट को आप बोलिएगा कोडोमेन। अगर आपका एक फंक्शन दिया जा रहा है ए टू बी, अगर एक सेट दिया जा रहा है, अगर एक फंक्शन दिया जा रहा है बच्चों आपको ए टू बी, तो ए आपका सेट क्या हो गया बच्चों? ए सेट हो जाएगा रेंज। बी सेट क्या कहलाएगा बच्चों? कोडोमेन। कोडोमेन। इसे रेंज क्यों नहीं कह सके, समझ में आया कि नहीं? बी को हम रेंज क्यों नहीं कह पा रहे बच्चों? सेट बी को हम रेंज क्यों नहीं कह पा रहे? कौन बताएगा? सेट बी को हम रेंज क्यों नहीं बोले? एक्स्ट्रा एलिमेंट रह जा रहा है। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी है बच्चों, रेंज के अलावा, रेंज के एलिमेंट्स के अलावा भी कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकता हो, जरूरी नहीं होगा ही, लेकिन हो सकता है हो, तो जो एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है इसलिए हम उसको रेंज नहीं कह सके, उसे हम कह सके कि भाई कोडोमेन है, और कोडोमेन का ही सबसेट है रेंज। कोडोमेन का रेंज जो है बच्चों क्या है? कोडोमेन का सबसेट है। ठीक लिख रहा हूँ? हाँ सर। ठीक लिख रहा हूँ कि नहीं? कि अगर आपको सारा टॉपिक क्लियर है तो आप फटाफट समझते जाएंगे। कोड रेंज क्या हुआ? छोटा सेट हुआ, कोडोमेन एक बड़ा सेट हुआ, तो रेंज एक सबसेट हुआ कोडोमेन का। देखिए बात यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? हम जो भी थोड़ा बहुत पढ़े बच्चों उसमें आपको क्लियर हुआ कि नहीं? देखिए तो एक बार आप जो अपना कॉपी में घा रहे हैं उसमें देख लीजिए, कौन सा वर्ड नहीं समझ में आ रहा है पूछिए मेरे को। हाँ सर ये चीज मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आया, पूछिए मैं बताऊँ। सर बी अगर कोडोमेन हुआ तो ए को डोमेन ही बोलेंगे तो? ए हमेशा डोमेन है, बी तो कोडोमेन होगा ही, ए तो हमारे हमेशा डोमेन है, क्योंकि उसका तो सारे एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। अगर उसको आप डोमेन नहीं मानेंगे तो आपका फंक्शन ही नहीं बनेगा। शिवानी देखो समझ में, तुम बीच में चले गए थे, समझ में? यस सर। बीच में चले गए। डोमेन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहता? क्या स्वागत? क्या तो डोमेन में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहता? डोमेन में कभी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं रहता है क्या सर? नहीं, डोमेन में एक्स्ट्रा एलिमेंट कैसे होगा? डोमेन तो उसी के साथ एसोसिएटेड होगा। देखो तो एक मिनट आगे की बात। सर
देखिए एक बार सर, एक बार कॉल ओवर कॉल कीजिए, कुछ नहीं आ रहा तो पूछिए, हाँ बोलिए। सर ये फंक्शन में यानी रेंज कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता भाई, रेंज है ना, एबीसीडी पर रेंज है हमारा भाई, एबीसीडी। ओहो यस सर। सेकंड सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट था बताना मुझको यहाँ पे कि सेकंड सेट जो होता है, जैसे आपका रिलेशन ए टू बी है तो बी सेट होगा हमारा कोडोमेन। सेकंड सेट अगर मान लीजिए हमारा फंक्शन है होल नंबर से नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर से होल नंबर, तो नेचुरल नंबर आपका बन गया डोमेन और होल नंबर बन गया आपका कोडोमेन। और रेंज जो मिलेगा आपको, रेंज का जो सेट मिलेगा वो हमेशा सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का ही सबसेट होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये मान क्वेश्चन में कभी पूछ दिया तो इसमें बता दिया। चलिए बच्चों, अब टाइप्स ऑफ फंक्शंस है, बहुत सारा है टाइप्स ऑफ फंक्शन, सारा एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। लेकिन मैं चाह रहा था पहले आप डोमेन और कोडोमेन निकालना थोड़ा क्लियर कर लें, फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन सारे अच्छे से समझा दूंगा, पूरा एक एक करके समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले बच्चों आप अभी एक वर्ड यूज करेंगे, अब हम हर क्वेश्चन में हम यूज करेंगे रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन ये हम यूज करेंगे बच्चों, रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। अब ये रियल वैल्यू क्या है बच्चों, रियल नंबर जानते हैं आप, रियल नंबर, यस सर। रियल नंबर से है रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। रियल नंबर से है रियल वैल्यू फंक्शन, मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए अगर आपका सेट है ए से बी, ठीक है। अब बी मतलब जरूरी नहीं कि बी हो, बी में नेचुरल नंबर हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, भाई रेशनल नंबर हो सकता है, हाँ जो भी है, इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी हो। ये सारे किसके अंडर आते हैं बच्चों, सारे किसके अंडर आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। रियल नंबर। तो एक्चुअली अगर आपका सेट बी जो है, जो भी आपका सेकंड सेट है बच्चों, सेकंड सेट अगर आपका क्या है, सबसेट है रियल नंबर्स का, तो उसे हम कहते हैं रियल वैल्यू फंक्शन, इसे कहते हैं हम रियल वैल्यू फंक्शन। देखिए बच्चों, सपोज मैं लिख रहा हूँ फंक्शन फ्रॉम एन टू, मैं पूछूंगा क्या ये रियल वैल्यू फंक्शन, आप बोलेंगे यस और नो बच्चों, बताइए इज इट इज ए रियल वैल्यू फंक्शन, क्या ये रियल वैल्यू फंक्शन है बच्चों? यस सर। क्यों यस है? नहीं सर। क्यों यस है डबल्स? नो सर, नो सर, नो सर। नहीं है सर। क्या सर डब्ल्यू में तो जीरो भी सर है, मतलब होल नंबर है ना। तो होल नंबर में रियल नंबर नहीं होता है? हाँ होगा। सर डब्ल्यू इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर भाई। सेकंड सेट जो है हमारा रियल नंबर के अंदर ही आ रहा है, रियल नंबर के अंदर आ रहा है कि नहीं, तो इसीलिए बोलेंगे यस इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। याद रखिए, हम 11th और 12th जो भी क्लास पढ़े सब में हम खाली पढ़ेंगे रियल वैल्यू फंक्शन ही पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, 11th 12th में हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, रियल वैल्यू फंक्शन ही पढ़ते हैं। एक्सेप्शनल एक तो क्वेश्चन कैसे आ गया, ठीक है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह सब कुछ आ जाता है तो आ जाता है, नहीं तो 11th और 12th में हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, वैल्यू रियल वैल्यू फंक्शन। तो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन पे लिखा है इट इज ए रियल वैल्यू फंक्शन, तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाए कि बाप रे ये क्या हो गया, ये तो हम पढ़े नहीं है। रियल वैल्यू फंक्शन सारा फंक्शन हम जो भी पढ़ेंगे बच्चों 11th 12th में सारा रियल वैल्यू फंक्शन ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह आता है तो उसका जो सॉल्विंग टेक्निक से सब चेंज हो जाता है, जो कि 11th 12th का बहुत हाई लेवल में पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आप 11th 12th में सिर्फ क्या पढ़ेंगे बच्चों, रियल वैल्यू फंक्शन। रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब ये हुआ कि आपको जो रेंज जो मिल रहा है बच्चों, रेंज ना, जो वैल्यू फंक्शन में जो पुट करने के बाद हमें मिलता है उसे क्या बोलते हैं, रेंज। जो आपको रेंज मिल रहा है वो रियल नंबर ही हो रहा है, रेंज आपका रियल नंबर में ही आ रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, रियल वैल्यू फंक्शन। बात क्लियर, कहीं पर डाउट? नो सर। चलिए, तो हम देखते हैं डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं बच्चों। पूरा दिमाग लगा दीजिए और समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है, पूरा दिमाग लगाइए और समझने का कोशिश कीजिए कि हम डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। उससे पहले बच्चों मैं आपको थोड़ा सा चीज डिफाइन कर देता हूँ, थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि हम अभी सीखेंगे आज का क्लास में, सिर्फ आज का क्लास में हम सिर्फ सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, हाउ टू फाइंड डोमेन। आज हम सिर्फ डोमेन निकालना सीखेंगे, वाह। और इसके नेक्स्ट वाला क्लास में डोमेन और रेंज दोनों सीखेंगे, क्योंकि डोमेन जो है इजी है
और डोमेन सीखने से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ भाई हमें भी आ रहा है। और डोमेन एक से सिखा दूंगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए आज का क्लास हम स्ट्रिक्ट रखेंगे कि भाई जो भी क्वेश्चन आएगा हम सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे बच्चों, डोमेन निकालेंगे, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या बोले भाई, कोई कुछ बोला क्या? नहीं सर, डोमेन निकाल। अच्छा ठीक। अब बच्चों थोड़ा सा अब आ जाइए उस चीज में जो मैं आपको बताया था। डिफाइन मत समझिए, डिफाइन यहाँ पे मत बोलेगा कि सर पहला एलिमेंट को डोमेन बोलते हैं और सेकंड एलिमेंट को रेंज बोलते हैं। वो डिफाइन बाकी बात दूसरा जगह पे काम आएगा। जब आप प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे तो आपको वही काम आएगा जो हम समझे थे। डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं भी आपको बताया था और लिखाया था छोटा मोटा इंग्लिश में कि डोमेन का मतलब क्या होता है बच्चों। देखिए डोमेन का मतलब क्या लिखा है, हाँ द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। नहीं यार, यही मैं बोला ना तुमको, ये तो थियोरेटिकल लाइन है, ये बोलना ही नहीं हमको वो वैल्यू बोलना है जो हमको समझ में आया था। समझने के लिए जो मैं लिखाया था डोमेन मतलब क्या होता है बच्चों, में लिखाया था वो वैल्यूज जो हम कोड करते हैं। हाँ, जो फंक्शन में वैल्यू हम डालते हैं उससे हम कहते हैं डोमेन, और जो वैल्यू हमें मिलता है उससे हम क्या कहते हैं, रेंज। डोमेन मतलब क्या बच्चों, वो वैल्यू जो हम पुट करते हैं, वो वैल्यू जो हम पुट करते हैं वह फंक्शन में, वो वैल्यू जो हम पुट करते हैं फंक्शन में। अब मैं मान लीजिए मैं आपको अगर एक फंक्शन दे दूं कि भाई इसका वैल्यू थोड़ा क्या क्या हो सकता है निकालो। सपोज मैं एक फंक्शन बोला हूं कि fx जो है वो √x है, ठीक है। तो √x अगर आपको फंक्शन में दे दिया तो आप, मैं अगर पूछूं भाई इसका डोमेन क्या क्या हो सकता है यार, तो डोमेन क्या क्या हो सकता है मतलब आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक किया कि मैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, हाँ या ना? मेरी बात समझ रहे? डोमेन मैं अगर आपसे पूछा कि भाई इसका ये अगर आपको हेडिंग में समझ में आ रहा है, ट्रीटमेंट का अच्छा से लिख दे रहा हूँ फंक्शन। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ समझाने के लिए बच्चों। मैं दिया फंक्शन √x दिया, ठीक है, √x दिया। मैं बोला कि भाई इसका डोमेन क्या क्या हो सकता है थोड़ा बताओ। तो जैसे मैं बोला डोमेन क्या क्या हो सकता है, तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि मैं यहाँ पे क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ, यही तो, कि और कुछ स्ट्राइक किया कि दिमाग में ये चला कि अरे मेरा मास्टर भप्पा बना दिया था, ये पढ़ाएंगे तो मेरे को नहीं, ऐसा नहीं चलना चाहिए। दिमाग में चलना चाहिए आपको कि अब इसमें मैं x में क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं आप यहाँ पे क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो कोई बच्चा बोलेगा सर 1 पुट कर सकते हैं, 1 का वैल्यू तो निकल रहा है, 1 पुट कर सकते हैं ना बच्चों। हाँ सर, 1 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ पुट कर सकते हैं। मुझको स्वागत बोला सर इसमें -2 पुट कर देंगे, स्वागत आया, स्वागत बोला सर इसमें आप -2 पुट कर दीजिए। क्या बच्चों मैं यहाँ पे -2 पुट कर सकता हूँ, हाँ या ना? ना, नो सर, क्यों नहीं पुट कर सकता बताइए, क्यों नहीं पुट कर सकता? -2 का रूट नहीं निकलेगा बच्चों, इसलिए मैं नहीं पुट कर सकता क्योंकि नेगेटिव का वैल्यू नहीं निकल सकता। तो स्वागत क्या बोला कि -2 पुट कर दीजिए, मतलब क्या हुआ कि नहीं भाई स्वागत गलती बोला, मुझको -2 पुट नहीं करना था। तो मेरे दिमाग में ये बात आया कि मैं यहाँ पे हर पॉजिटिव रियल नंबर वैल्यू डाल सकता हूँ। डोमेन में मैं क्या डाल सकता हूँ भाई, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, हाँ या ना? रियल नंबर आप समझते हैं? तो बच्चों देखिए आप लोग एक मिनट कंफ्यूज नहीं हुए, रियल नंबर मतलब क्या होता है भाई, -∞ से इनफिनिट, तो यही होता है तो रियल नंबर, क्या और कुछ होता है? हाँ यही होता है। रियल नंबर मतलब क्या, सब डाल दो ना यार, ठीक है। चलो अगर आपको पॉजिटिव रियल नंबर थोड़ा और लग रहा है, पहला नंबर में पॉजिटिव रियल नंबर नहीं बोलता हूँ मैं बोलूंगा डोमेन में यहाँ पे होल नंबर डाल सकता हूँ, हाँ या ना? ये सही लिखा हूँ कि नहीं, एक्यूरेट लिखा हूँ कि नहीं? डोमेन में मैं होल नंबर डाल सकता हूँ, सही लिखा हूँ गलत लिखा हूँ बताइए तो। हाँ हाँ यस सर। क्या सबको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया बताइए भाई। यहाँ पे डोमेन श्रीनिवास है कि नहीं? श्रीनिवास, हाँ यस, नहीं है श्रीनिवास, हेलो हेलो हेलो, यस सर, अल्फा अल्फा कॉपी अल्फा। यहाँ पे हम डोमेन में होल नंबर डाल सकते हैं कि नहीं श्रीनिवास, बताओ। यस सर, क्यों? हे भगवान। शिवानी, शिवानी तरिया नहीं, शिवानी साहू साहू, शिवानी यस सर। बताओ होल नंबर क्यों मैं डाला, समझाओ मुझे। सर क्योंकि सारा होल नंबर सर पॉजिटिव है, वो 0 से लेकर आगे पॉजिटिव तक जाता है, वो और नेगेटिव सारा पॉजिटिव का रूट निकलता है, हाँ या ना? ये सर निकलता है। बस, तो फंक्शन डिफाइंड है।
फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड मतलब क्या बच्चों, जो फंक्शन का काम दिया वो होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, यही अगर मैं क्वेश्चन देता है कि f(x) इज इक्वल्स टू 1/√(x) और मैं पूछता है इसका डोमेन बताओ, तो अब तुम क्या बोलते हो, डोमेन क्या होगा? जल्दी बताओ बच्चों, इसका कौन बता पाएगा डोमेन इसका क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। क्या बोले? पॉजिटिव रियल नंबर। नहीं होगा। पॉजिटिव रियल नंबर लाने से नहीं होगा। क्या होगा बताइए? क्या बच्चों 1/0 का डिफाइन होता है क्या? 1/0 या समथिंग बाय नहीं। 0 नेचुरल डिफाइन होता नंबर, है? पॉजिटिव वेरी नेचुरल नंबर। गुड वेरी गुड हर्ष। नेचुरल में बोलो, नेचुरल पॉजिटिव में ही जाएगा। ठीक है, सो 1/0 इज नॉट डिफाइंड बच्चों। अगर आप, मैं मान लीजिए कोई बच्चा यहाँ पे लिख दिया, सर W डाल दीजिए। ऊपर तो आप W डाले थे, यहाँ पे भी W डालिए। ठीक है, बच्चा अगर W लिखने के लिए मैं लिख दिया W, मतलब 1/√, W में तो 0 आता है ना बच्चों। W मतलब क्या आ गया? यस सर। होल नंबर में 0 आता है, तो मैं यहाँ पे 1/0 लिख दिया। 1/√0 तो क्या हो गया? 1/0 एंड इट इज नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं हुआ। ये डिफाइंड नहीं हुआ बच्चों। डिफाइंड नहीं हुआ मतलब मैं क्या कर दिया, फंक्शन को गड़बड़ कर दिया। अरे वैल्यू ऐसा डालना था कि आंसर आए, और मैं तो वो डाल दिया कि इसका आंसर ही नहीं निकला। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, ये 1/0 नहीं डाल के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डोमेन में आप एक काम कीजिए भाई साहब, कि डोमेन में आप नेचुरल नंबर डाल दीजिए। क्यों? नेचुरल नंबर क्या होता है अपना? 1 2 3 4 ये होता है इनफिनिट। तो फंक्शन था मेरा 1/√x। 1/√x मतलब 1/√1 से स्टार्ट करता हूँ मैं, and 1/√1 equals 1, it is defined। तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा बच्चों? नेचुरल नंबर। थोड़ा बहुत दिमाग में जा रहा है कि नहीं? मैंने बोला कि पूरा समझ जाओ। ये ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, लिटरली ऐसे खाली छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आपको बात समझ में आना चाहिए कि हमको करना क्या है। डोमेन का मतलब वो था बच्चों कि क्या वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ। अब पुट करने के लिए बोलोगे सर मैं गोबर भी पुट कर दूंगा, तो थोड़ी होगा। पुट करने का मतलब है कि पुट करने के बाद फंक्शन डिफाइंड रहे, है ना? बात समझ लो कि नहीं? आपको बोला गया कि आप खाने के लिए दो। अब खाने के लिए तो मेरे को गोबर दे दोगे कि सर लीजिए गोबर खाइए, तो कैसे खाऊंगा मैं? नहीं खा पाऊंगा ना। खाने के लिए तो मतलब मैं बोला कि भाई मुझको खाने के लिए तुम क्या दे सकते हो, दे दो। अब खाने के लिए क्या दे सकते हो मतलब तुम अपने हिसाब से दो। कोई मुझको चावल दे सकता है, कोई रोटी दे सकता है, उस तरह वही है। मैं डिफाइन बोला था कि जो वैल्यू आप पुट कर सकते। अब पुट करने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी पुट करते हैं भाई। पुट करने का ये मतलब है कि पुट करने के बाद फंक्शन डिफाइंड रहे, फंक्शन का वैल्यू आए। तो पुट करने के बाद फंक्शन का वैल्यू आए, तो पुट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे 0 नहीं डाल सकता था। क्यों नहीं डाल सकता था? क्योंकि अगर 0 डाल दूंगा तो फंक्शन डिफाइंड इस केस में नहीं होगा, और ऊपर वाला केस में हो सकता है बच्चों। √0 इज 0 एंड 0 इज डिफाइंड। 0/1 डिफाइंड है भाई, पता है ना ये बात? यस सर। यस सर। तो थोड़ा बहुत आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है कि डोमेन का मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है बच्चों? बात की बिल्कुल अभी भी पूरा ब्लैंक है कि डोमेन क्या है। आया बाकी जो है, बाकी बच्चे थोड़ा देखिए बताइए। आ रहा है सर। हाँ यस हाँ सर। सर आया। हाँ, बीच में से थोड़ा बोलोगे तो मेरे को लगता है यस। चलिए एक छोटा सा नंबर से स्टार्ट करते हैं बच्चों, भयंकर बेसिक नंबर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको फंक्शन दिया है, पहले मैं एक तो लिखना सिखा देता हूँ बच्चों, फिर आप फंक्शन आपको दिया है 1/x + 2। ये आपको फंक्शन दिया है। वाह, बोला डोमेन निकालो। ठीक है, तो डोमेन निकालो मतलब बच्चों थोड़ा देखिए, यहाँ पे तो रूट वगैरह कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन अगर आपको एक फ्रैक्शन देता है, सिर्फ नॉर्मल फ्रैक्शन देता है, तो आपको देखना है कि ये फंक्शन कब डिफाइंड कहलाएगा। ठीक है, अदिति नेटवर्क चला गया था क्या? हाँ चलिए, तो आपको देखना है कि फंक्शन कब मेरा डिफाइंड कहलाएगा। फंक्शन यहाँ पे हर जगह डिफाइन कहला सकता है। यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर नहीं आना चाहिए, सब जगह होगा। सिर्फ एक जगह नहीं हो सकता बच्चों। कब नहीं हो सकता? जब उसका डिनोमिनेटर में क्या आ जाए? 0 आ जाए। अगर डिनोमिनेटर -2 नहीं, हाँ ठीक, वेरी गुड आंसर बोलिए। तो अगर आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में अगर बच्चों 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं कहलाएगा, है ना? अगर 0 छोड़ के कुछ भी आ जाए, मान लो सपोज आ गया 1/2, चलेगा। 1/2 एक वैल्यू है भाई। 1/-2 चलेगा, 1/100 चलेगा, 1/10 लाख चलेगा, सब चलेगा। खाली क्या नहीं चलेगा बच्चों कि नीचे क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो आपको इसको लिखना कैसे? देखिए डोमेन आप निकाल रहे हैं तो आप लिख दीजिए डोमेन। एक बार देख लीजिए कैसे लिखना है। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। रूट वाला होगा तो डिफाइन करेंगे, रूट वाला नंबर क्वेश्चन नहीं होगा तो लिखिएगा नॉट डिफाइंड। ये आसान तरीका है। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। कब नहीं होगा कौन बताएगा?
फंक्शन डिफाइन नहीं होगा कब, जब x प्लस टू का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ, देखिए तो फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा, कब नहीं रहेगा, जब मेरा डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या था, x प्लस टू, मतलब अगर x प्लस टू के जगह पे x प्लस टू का वैल्यू अगर 0 हो जा रहा है तो फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। सही लिखा हूँ गलती लिखा हूँ, थोड़ा बताइए मुझको, क्लियर कीजिए। तो मुझको लग रहा है मैं गलती बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ क्या बच्चों? सही है सर। यस सर, सही है सर। पक्का बात सही बता रहा हूँ? यस सर। चलिए सब बोले तो सही बता रहा हूँ। तो मैं क्या लिखा कि फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है, फंक्शन डिफाइन नहीं है। फंक्शन डिफाइन नहीं है, कब नहीं है भाई, जब डिनोमिनेटर में वैल्यू 0 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में x प्लस 2 था, तो x प्लस 2 0 नहीं होना चाहिए। तो x प्लस 2 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x का वैल्यू अगर -2 हो जाए बच्चों, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। कब, जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2। तो आप x के जगह पे सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों, x का वैल्यू आप सारा वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट क्या, -2। तो आप डोमेन में क्या लिखेंगे, डोमेन में आप लिखेंगे हम भाई अपना, हमारा मर्जी है, हम सारे रियल नंबर डाल देंगे एक्सेप्ट क्या, -2 को छोड़ के जो वैल्यू मर्जी पुट कर दो, फंक्शन डिफाइंड होगा। चेक कर लीजिए मैं गलती बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। अगर आप सर डोमेन में ऐसे लिखेंगे आप जैसे लिखे हैं? हाँ भाई यही आंसर है। ओह ऐसा लिखना है, तो खाली -2 को एक्सेप्शन ऐसे लिख देंगे तो? हाँ जो भी एक्सेप्शन में आ रहा है वो लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब में रियल नंबर ही आएगा भाई। हाँ क्या बोले देवांश? तो ऊपर वाला नहीं लिखेंगे, एपेक्स इज नॉट डिफाइंड वाला? अरे सारा, अबे ये पूरा आंसर है भाई। अच्छा तुम क्या मेरे को ये खाली लास्ट टाइम पूछे क्या? नहीं पूरा ऐसे लिखना है, पूरा स्टार्टिंग से लिखना है भाई। ये 1.5 मार्क का है। हाँ ठीक है सर। डोमेन रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन में आता है, डोमेन में 1.5 और रेंज में 2.5, ठीक है, टोटल मिला के 4। तो ये तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ये तो समझाने के लिए पहला नंबर है। ये बस आपको समझाने के लिए बच्चों, x का वैल्यू क्या हुआ, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 समझ में आया कि नहीं? स्वागत। यस सर। हाँ बाकी बच्चों का है, विजयलक्ष्मी, सत्यजीत। यस सर। हाँ बढ़िया, सबको आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना, देखिए सबको। हाँ चलिए यस सर। ओके। तो फंक्शन में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि डोमेन कैसा होता है भाई। डोमेन मतलब वो वैल्यू पुट करो जिससे फंक्शन डिफाइंड रहे, ठीक है। तो डोमेन में हम सब वैल्यू पुट कर सकते हैं, सिर्फ -2 को छोड़ के। क्यों -2 को छोड़ के भाई? -2 पुट कर दूंगा तो फंक्शन डिफाइंड मेरा नहीं रहेगा। सेम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, सेम क्वेश्चन ही करते हैं। सपोज अभी हमारा एक फंक्शन दिया, मैं बोला था सारा क्वेश्चन में हम स्टिक रहेंगे डोमेन पे। वाह, मैं रेंज बिल्कुल ये बता रहा हूँ क्योंकि रेंज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और अभी पहला मैं डोमेन में ही रेंज बता देने से क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं पहले खाली डोमेन क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। x-1 बाय x-3 आपको इसको डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने से पहले एक चीज बच्चों मैं बात क्लियर कर दे रहा हूँ, अगर किसी फंक्शन में रूट वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब ही नहीं रहता। पहला बात तो ये है, क्योंकि अगर रूट रहने से बच्चों आपको दोनों का वैल्यू देखना रहता है। दोनों का वैल्यू मतलब सपोज रूट ओवर है, ऊपर में नेगेटिव आ गया, नीचे पॉजिटिव आ गया, तो क्या फर्क पड़ा भाई? टोटल में तो नेगेटिव आ गया ना, तब आपको देखना पड़ता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। पर अगर रूट वगैरह नहीं है, सिंपल फंक्शन है ये, तो आपको न्यूमरेटर से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो फंक्शन इज, बोले सर +3 सर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -3। एक्सेप्ट 3। एक्सेप्ट -3 कैसे हुआ यार? 3 हुआ, एक्सेप्ट 3। 3। चलिए +3 बोला। हाँ ठीक है। तो डोमेन में देखते हैं बच्चों क्या लिखेंगे हम। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, fx इज नॉट डिफाइंड। कब डिफाइंड नहीं बच्चों? जब आपका x-3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर नीचे का वैल्यू 0 हो गया तो डिफाइंड नहीं रहा, मतलब अगर x का वैल्यू 3 हो जा रहा बच्चों तो डिफाइंड नहीं है। तो डोमेन में आपको क्या मिल गया भाई? हम यहाँ पे सारा रियल नंबर डाल सकते हैं एक्सेप्ट 3 डाल सकते, नहीं डाल सकते। 3 को छोड़ के हमारा मर्जी, हम जो भी पुट करते हैं फंक्शन डिफाइंड ही रहेगा। कुछ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा, देखिए। हाँ सर आ रहा है। यस सर। यस सर आ रहा आ रहा है सर। यस सर। आ रहा है। चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। वाह, डिफरेंट टाइप का करवा रहा है, ये सेम टाइप का 2 नंबर करवा दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे आपका यहाँ पे फंक्शन दे दिया बच्चों, fx इक्वल्स
देखिए बच्चों, यहाँ से डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट होगा, धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ेगा मतलब मैं आपको चैप्टर पे बोल रहा हूँ, सीरियसनेस बोल रहा हूँ। जैसे रिलेशन फंक्शन थोड़ा हार्ड है। फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो आप जानते हैं, जैसे आपको 10th में कैसा हाल था। 10th में तो बहुत ही लिमिटेड चीज पढ़ते थे, तो आपको बहुत जल्दी हो जाता था। इसमें एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें थोड़ा और आपको हार्डनेस लगेगा। फिर उस तरह बढ़ते जाएगा हार्डनेस, डेरिवेटिव वगैरह ये सब है, ठीक है। तो उस तरह आप अपना मेहनत बढ़ाइए और क्या, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि 10th जैसा मैथ है, 10th में मैथ है ही नहीं, 11th 12th रियल मैथ है, ठीक है। और आप जानते हैं, देखिए जैसे फिजिक्स में भी आपको पढ़ाया मैं पहले, बेसिक सब्जेक्ट पढ़ाए होंगे ना, क्या मैथमेटिक्स टूल पढ़े ना आप लोग, क्यों नहीं पढ़े, फिजिक्स पढ़ाए थे। कौन 11th में? हाँ 11th में डेरिवेटिव वगैरह पढ़ाए ना आप लोग को। नहीं सर, नहीं पढ़ा है। नहीं तो पढ़ेंगे आप अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो श्योर पढ़ाएंगे। जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसमें पढ़ाएंगे आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, वो हल्का हल्का खाली बता देंगे, लेकिन वो सब एक्चुअली आप यहीं पे समझेंगे अच्छा से। तो इसलिए थोड़ा बहुत मेहनत करना है मैथ में। वैसे आप लोग तो सब टैलेंटेड है, इसलिए कोई टेंशन का बात नहीं। fx इक्वल टू जैसे यहाँ पे दिया बच्चों √(x-2) ये फंक्शन दिया आपको, यहाँ आपको डोमेन निकालना। चलो बच्चों थोड़ा सा बताइए मुझको, यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कब होगा? एक्सेप्ट 2। खाली ऐसे देख के मत बोलिए यार, एक्सेप्ट 2 मतलब कैसे होगा? सब में सेम थोड़ी होगा ये, एक्सेप्ट 2 नहीं है। सोचो बच्चों, अगर रूट में है, अगर आपको वैल्यू रूट में है, यहाँ पे क्या √(x-2) सब ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है। और ये न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में है मतलब अगर 0 आ गया तो चलेगा। और x का वैल्यू अगर लेस देन 1 होगा, मतलब लेस देन 2 होगा तो हाँ देखिए लेस देन 2 नहीं होगा, ग्रेटर देन 2 होगा। देखिए थोड़ा देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे न्यूमरेटर में 0 आने से चलेगा कि नहीं चलेगा, पहले ये बताइए। अगर मुझको न्यूमरेटर में 0 मिल रहा तो चलेगा हाँ या ना? हाँ चलेगा। कैसा चलेगा? देख लीजिए पहले बच्चों, डोमेन जब रूट वाला होगा तो लिखेगा फंक्शन डिफाइन, और रूट वाला नहीं होगा तो हमेशा लिखेगा नॉट डिफाइन। लेकिन जब रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो लिखेगा डिफाइन। fx इज डिफाइंड, ये डिफाइन कब है भाई? जब अंदर में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले, x-2 का वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन डिफाइंड है। सही लिखा हूं कि गलत लिखा हूं, थोड़ा देखिए तो बच्चों, कहीं गलती लिख दिया हूं क्या? x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गलती लिखा हूं? नो सर। x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही लिखा हूं गलत लिखा हूं, थोड़ा बताइए। और क्या सही लिखा तो कैसे सही है? सही लिखा है। x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो, क्योंकि वैल्यू अगर 0 है तो चलेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ सकता है। और ग्रेटर देन क्यों दिया बच्चों? क्योंकि अगर नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव का रूट में कैसे निकालूंगा? नहीं निकाल सकता ना। नहीं सर ना। यस सर आया। बाकी बच्चे साइलेंट जोन में बताइए, थोड़ा समझ में आया कि नहीं? आया चलिए बढ़िया। x-2 रूट का अंदर का वैल्यू है, तो पहला तो बात है कि अगर फंक्शन रूट में है तो मुझको पॉजिटिव ही चाहिए। पॉजिटिव चाहिए मतलब ग्रेटर देन 0 तो कंपलसरी है ना, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो मैं रूट कैसे निकालूंगा? रूट निकाल नहीं सकता तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं रहेगा। अब दूसरा बात था, क्या मैं 0 ला सकता हूँ या 0 नहीं ला सकता? अगर न्यूमरेटर में है तो 0 ला सकता हूँ, अगर डिनोमिनेटर में है तो 0 नहीं ला सकता। सिंपल सा चीज। अगर बच्चों रूट के अंदर क्वेश्चन है, अगर फंक्शन जो है रूट के अंदर, फंक्शन जो भी आपके यहाँ पे x-2 रूट में था ना, अगर रूट में है तो आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू चाहिए बच्चों। अगर पॉजिटिव वैल्यू नहीं होगा तो आप रूट उसका कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए तो ग्रेटर देन 0 तो कंपलसरी बात है। बस बात ये रहा कि क्या आप इसमें 0 इंक्लूड कर सकते हैं या 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। तो 0 इंक्लूड कब कर सकते हैं बच्चों? अगर जो फंक्शन न्यूमरेटर में है तो 0 इंक्लूड कर सकते हैं, अगर फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। बात क्लियर? अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो बताइए, नहीं तो मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर दिया कि कब आप 0 इंक्लूड कर सकते हैं, 0 इंक्लूड नहीं कर सकते। थोड़ा बताइए। यस सर। चलिए तो अब बच्चों क्या आ गया देखिए, x-2 उधर के क्या बन गया? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो डोमेन बच्चों नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन में बोला है ये होता है -इनफिनिट से इनफिनिट, बोला 2 से ज्यादा होना चाहिए। 2 से ज्यादा होना चाहिए मतलब 2 से इनफिनिट तक हो सकता है, हाँ या ना? हाँ। 2 से इनफिनिट हो सकता है, समझ रहे हैं बात को? क्वेश्चन हमको क्या मिला डोमेन कि भाई 2 से ज्यादा जो वैल्यू डालना डाल दो, ठीक है। 2 से ज्यादा जो वैल्यू डालना, 2 से ज्यादा हम 3 डाल सकते हैं, चेक कर लो। 3 - 2 1 का रूट है, 4 डाल सकते हैं, 5 डाल सकते हैं, कुछ भी डालेंगे वैल्यू आएगा, कोई इशू नहीं। तो डोमेन में हमको मिला 2 से इनफिनिट,
अब याद कीजिए बच्चों, सेट्स में हम इंटरवल पढ़े थे। क्या पढ़े थे बच्चों? हाँ इंटरवल पढ़ाया था, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल पढ़ाया था। हाँ सर हाँ यस सर। एक हमारा था स्क्वायर ब्रैकेट, एक था नॉर्मल ब्रैकेट। बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ देते थे? जहाँ पे इंक्लूडेड हो, जहाँ पे एलिमेंट इंक्लूड होगा, जहाँ पे एलिमेंट्स क्लोज इंटरवल में। हाँ, जहाँ पे एलिमेंट्स इंक्लूड होता था वहाँ पे हम क्लोज इंटरवल या फिर स्क्वायर ब्रैकेट देते थे, और जहाँ पे एलिमेंट्स हम इंक्लूड नहीं कर सकते वहाँ पे हम ये नॉर्मल ब्रैकेट देते थे। आप और कुछ इसका नाम बोले थे, मेरे याद नहीं, पैरेंथेसिस की क्या कुछ बताया था ईसा? पैरेंथेसिस हाँ ईसा बताई थी। तो यहाँ पे था बच्चों 2 और यहाँ पे था इनफिनिट। तो मैं यहाँ पे 2 को इंक्लूड करना है कि नहीं करना बताइए तो बच्चों। इस क्वेश्चन में डोमेन में कैसे नहीं करना संकल्प? यहाँ पे पर इक्वल टू दिया है। करना है। हाँ अभी सर संकल्प इक्वल टू दिया ना भाई? हाँ सर हाँ करना है। इंक्लूड करना है। इंक्लूड करना है मतलब क्या लगाना पड़ेगा आपको? स्क्वायर ब्रैकेट। और बच्चों याद रखिए इनफिनिट को आप कभी इंक्लूड नहीं कर सकते। हम इनफिनिट का वैल्यू को कभी इंक्लूड नहीं कर सकते। इनफिनिट का वैल्यू कितना है वो कभी भी इंक्लूड कैसे करेंगे? इनफिनिट का वैल्यू अब इनफिनिट का वैल्यू हम पुट कर पाएंगे क्या? नहीं पुट कर पाएंगे। सो इनफिनिट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। सो आपको डोमेन वार 2 से लेके इनफिनिट ब्रैकेट ये रहा। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, फिर भी कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। इजी है क्वेश्चन, बहुत इजी है। यस सर, डिनोमिनेटर बना दे दीजिए इसको। हाँ करेंगे। ये देख लीजिए, ये पूरा क्लियर हुआ कि नहीं बताइए तो। ये क्वेश्चन पूरा दिमाग में बैठ गया कि नहीं भाई? क्यों मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया? क्योंकि मैं रूट में था, इक्वल टू लिया न्यूमरेटर में था। उसका देख लीजिए बच्चों, इस तरह से ब्रैकेट लगाया। थोड़ा देख लीजिए। हे भगवान, बच्चों सबका क्लियर? क्या डाउट? देखिए भाई, देखिए अभी 11 का बेसिक चल रहा है। बेसिक अभी हम लोग स्टार्टिंग में है। यहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि सबको समझ में आ गया, मेरे को नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं, आप अकेले नहीं है भाई, आपके साथ और भी बोझ है। देख लीजिए, समझ में आया तो नहीं आया तो पूछिए। सर आया। आ गया? एक मिनट देख लीजिए। चलिए, यही क्वेश्चन होता है बच्चों, यही क्वेश्चन होता है हमारा। सेम क्वेश्चन होता है पर अगर रूट में होता, मतलब बाई में होता। मान लीजिए अब हमारा फंक्शन दिया बच्चों f(x) = 1/√x - 2। तो मैं क्या लिखता? डोमेन। डोमेन में क्या लिखता मैं? फंक्शन इज डिफाइंड। कब होता डिफाइंड? कौन बता पाएगा? फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x - 2 क्या होता बच्चे बताइए? इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल इज इक्वल तो टू ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। क्या बोले देवांश? 2 सर। एक मिनट, देवांश कुछ बोला। देवांश क्या बोला? बोलो। सर इक्वल्स टू 0। फिर इक्वल टू 0। फिर इक्वल टू 0 क्यों हुआ देवांश? सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा ना। इक्वल टू कैसे होगा? अगर इक्वल टू में ले जाऊंगा तो नीचे 0 नहीं आ जाएगा? 0 नहीं होना चाहिए पर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए भाई, समझिए बात को, ठीक है ना। ये सब छोटे छोटे चीज आपको जानना है। न्यूमरेटर में आप 0 लाना, आपको 0 ला सकते हैं आप और लाएंगे, ठीक है। आप ला सकते हैं। जब मैं बोलता हूँ बच्चों, मतलब ऐसा नहीं कि आप आपके ऊपर रह गया, आपका मर्जी। बोले नहीं सर मेरे को 0 नहीं लाना था तो मैं 2 और इनफिनिट आंसर लिख के आ गया। ऐसा नहीं कर सकते, रॉन्ग हो जाएगा वाह। अब ये आपका मर्जी का बात नहीं है, यहाँ पे है सिचुएशन का बात। यहाँ पे आप 0 नहीं ला सकते, कोई चांस नहीं है। आप 0 ले जाएंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0,
शुड बी या मस्ट बी, जो भी लगता है। सो x ग्रेटर देन 2 आ गया, तो x ग्रेटर देन 2 आ गया तो डोमेन क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे 2 इंक्लूड हुआ कि एक्सक्लूड हो गया बच्चों, यहाँ पे 2 इंक्लूड हुआ कि एक्सक्लूड हुआ, एक्सक्लूड एक्सक्लूड, एक्सक्लूड तो 2 से लेके इनफिनिट Exclude, ये हो गया। exclude. हाँ ठीक है, एक बार बोलिए, तो हो गया डोमेन 2 से इनफिनिट। चलिए समझ में आया कुछ कुछ? यस सर। यस यस सर। चलिए बढ़िया। अच्छा चलिए बच्चों, अब थोड़ा बहुत और एक चीज मुझको आपको बताना है, ठीक है। हालांकि आप भी पढ़ेंगे इनइक्वालिटीज में, इनइक्वालिटीज आपका एक चैप्टर है बच्चों, अभी 11th में एक चैप्टर है इनइक्वालिटीज। जैसे आप पढ़ते थे बच्चों, इक्वेशंस पढ़ते थे, इक्वेशन मतलब क्या होता था, बीच में इक्वल होता था तो इसलिए आप क्या बोलते थे, उसे इक्वेशन बोलते थे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, a² + bx + c = 0, तो मतलब इक्वल टू 0 है इसलिए उसको इक्वेशन बोला जा रहा है। अगर इक्वल टू 0 नहीं होता तो वो पॉलीनोमियल कहलाता है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कहलाता है। पर जब मैं इक्वल टू 0 दे दिया तो उसे मैं इक्वेशन कहा, क्योंकि वो इक्वेशन इक्विवल है ना, दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल है। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? तो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है भाई, वो इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होगा, इनइक्वल का सिंबल है। इनइक्वल का सिंबल मतलब क्या है कि आइदर x इज ग्रेटर देन 2 हो सकता है, आइदर x इज लेस देन 2 हो सकता है, ठीक है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है, x लेस देन इक्वल टू 2 हो सकता है। ये सारा सिंबल क्या होता है भाई, इनइक्वालिटीज का सिंबल होता है। यस सर। मेरे बात समझ रहे हो ना, इक्वेशन और इनइक्वेशन में समझ रहे हैं फर्क। इक्वेशन में क्या होता है, ये बीच में इक्वल टू ही रहता है, इनइक्वेशन में ये सारा सिंबल हो सकता है। समझ रहे हैं बात बच्चों? ये चीज आपके 11th में है, चैप्टर 6 में है, शायद तक चैप्टर 6 है, मेरे चैप्टर नाम है नहीं आ रहा, शायद तक चैप्टर 6 है, ठीक है। तो इक्वेशन और इनइक्वेशन में फर्क क्या है, ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। पहला तो फर्क आप जान गए कि भाई इक्वेशन में बीच में इक्वल टू होता है, जो अभी तक हम पढ़े हैं 10th क्लास तक, और इनइक्वेशन जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी जगह पे यूज करेंगे, वहां पे क्या होता है, ये सारे इनइक्वालिटीज का साइन लगता है। इनइक्वालिटीज का साइन मतलब एक साइड ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, एक साइड ज्यादा है, एक साइड छोटा है, हो सकता है एक साइड बड़ा है या छोटा है, ऐसा करके वह इनइक्वेशन है सारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें एक चीज याद रखिए, आपको इंपॉर्टेंट टर्म याद रखिए, व्हेन नेगेटिव टर्म, कैसे बताऊं, जब नेगेटिव टर्म गोज टू आरएचएस एंड मैं ऐसे टूटा-फूटा बोल रहा हूँ, जब नेगेटिव टर्म बच्चों आरएचएस में जाएगा और डिवाइड और मल्टीप्लाई होगा, समझिए, डिवाइड और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। जब डिवाइड और माइनस होगा तब क्या होता है, इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। ये थोड़ा लिख लीजिए बच्चों, इसको मैं समझाता हूँ अच्छा से, ये लिखिए पहले, मैं समझाता हूँ अच्छे से। इसे लिख लिया बच्चों? यस सर। अब इसका थोड़ा मतलब समझाने दीजिए मुझको कि ये इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मैं आपका एक इनइक्वेशन लिख रहा हूँ, -x + 3 इज ग्रेटर देन 0। क्या ये इनइक्वेशन है बच्चों? इतना तो पता चल रहा है ना, इनइक्वेशन है, क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इनइक्वेशन है ना बच्चों। क्यों इसे इनइक्वेशन कहेंगे भाई? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, इसलिए इसको इनइक्वेशन कह रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर? कहीं पे डाउट? हेलो तो समझ में नहीं आया। देवांश, क्या ये इनइक्वेशन है? पूछ रहा हूँ भाई, क्या ये इनइक्वेशन है? -x + ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस इतना बताओ, है या नहीं है? है सर इनइक्वेशन। वही पूछ रहा हूँ, समझाया नहीं। अब चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने में बच्चों तो ये +3 उधर के क्या हो जा रहा है, -3, 0 -3 होगा, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं हुआ बच्चों, जो साइन था वही साइन था। क्यों? क्योंकि जब प्लस माइनस जाएगा आरएचएस में तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बच्चों आरएचएस में जाके प्लस या माइनस होगा तब आपका कोई साइन वगैरह चेंज नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पर जब नेगेटिव टर्म आरएचएस में जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा तब साइन चेंज होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, -x मतलब क्या, -1x है, ठीक बोलो? हाँ। ये -1 जाके आरएचएस में क्या होगा बच्चों, डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा?
डिवाइड डिवाइड होगा। तो मैं क्या बोला था, जब नेगेटिव टर्म आरएचएस में जाके डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। चेंज होगा मतलब उल्टा हो जाएगा। तो हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू -3/-1 या x इज लेस देन इक्वल टू 3। देखिए यहाँ से ये स्टेप समझिए बच्चों, ये स्टेप से ये स्टेप कैसे, वहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है। ये स्टेप से ये स्टेप समझिए बस, और कुछ नहीं समझिए। आया समझ में? यस सर। सबको यस थोड़ा थोड़ा इसमें थोड़ा क्या हर्ष नहीं समझ में आया? नहीं सर आया, अच्छा, मैंने कौन बोला कौन बोला थोड़ा थोड़ा सर मैं है देवांश? इसमें क्या थोड़ा है यार? नेगेटिव टर्म यहाँ पे -1 था, नेगेटिव टर्म आरएचएस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। यस सर तो डिवाइड हो रहा है तो साइन उल्टा हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू हो गया। अच्छा ये बता, 1 - x लेस देन इक्वल टू 0 बोलो। अभी कोई नहीं आंसर देगा, खाली देवांश आंसर देगा, ठीक है। +1 हो जाएगा, क्या हो गया? -1 अच्छा तो ये लिखूंगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। यहाँ पे साइन क्यों नहीं चेंज हुआ देवांश? सर इधर मतलब ये एडिशन हुआ सर। हाँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से साइन चेंज नहीं होता। -x का मतलब क्या है भाई? -1 × x है तो -x का मतलब क्या है? -1 × x। ये माइनस से उधर जाएगा एचएस में, तब क्या होगा? डिवाइड होगा कि मल्टीप्लाई होगा? डिवाइड या मल्टीप्लाई कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, साइन तो चेंज होने वाला है। तो x ये जो साइन था उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मतलब क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल टू -1/-1, x इज लेस देन इक्वल टू 1। अब भी नहीं है? अब आया सर। 2 - 3x ग्रेटर देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चलो देखते हैं, ये +2 जाके क्या आ जाएगा बच्चों, या -2 लेते हैं। -2 जाके क्या हो जाएगा? +2। तो -3x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 + 2। चलिए -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। सो x क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल टू माइनस लेस देन इक्वल टू 6/-3 या x इज लेस देन इक्वल टू -2, -2। है ना। ये पूरा चैप्टर है भाई, एक बड़ा सा चैप्टर है इनइक्वालिटी का। ये तो इजी लग रहा है। वाह, बड़ा सा चैप्टर है। सर इजी लग रहा है। नहीं इसमें कुछ है नहीं, इजी है ही, इजी है ही मार्क बचिंग चैप्टर। हाँ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इनइक्वालिटी का साइन से डील करते हैं, तो नेगेटिव टर्म जाएगा तो उसमें साइन चेंज करना नहीं भूलेगा, ठीक है। क्योंकि गड़बड़ होता है डोमेन निकालने में, इसलिए मुझको आपको ये थोड़ा सा पहले बताना पड़ा आइडिया के लिए। ये पढ़ाया नहीं हूँ मैं आपको, इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाया हूँ, बस एक आइडिया दिया हूँ कि इस तरह से होता है, ठीक है। पढ़ाने का जब बारी आएगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है।